आज हम लोग टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं सम इम्पॉर्टेंट टर्म्स एंड देयर पेरियोडिक ट्रेंड्स। पेरियोडिक ट्रेंड्स का मतलब क्या हुआ, पेरियोडिक टेबल में उनका प्रॉपर्टीज कैसे वैरी करेगा, और इसमें हम लोग दो ट्रेंड को लेकर के चलते हैं। ग्रुप में हम लोग टॉप टू बॉटम देखते हैं, यानी ऊपर से नीचे जाने पर ग्रुप में क्या चेंजेज आ रहा है, वैल्यू सेम है, इंक्रीज कर रहा है या डिक्रीज कर रहा है। और पीरियड में लेफ्ट टू राइट देखते हैं, इसी में क्या चेंजेज आएगा उसको हम लोग पेरियोडिक ट्रेंड्स कहते हैं। तो हम लोग जनरल पेरियोडिक ट्रेंड्स के बारे में बात करें कि कोई भी टर्म्स टॉप टू बॉटम जाने पर ग्रुप में क्या चेंजेज होगा और पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाने पर क्या चेंजेज होगा, उसके बारे में। इसमें सबसे पहले स्क्रीन पर आपको दिख रहा है वैलेंस इलेक्ट्रॉन और वैलेंसी। ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन और वैलेंसी क्या है, जो हम लोग पहले भी पढ़े हैं। किसी भी एटम्स का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखो, आउटर मोस्ट ऑर्बिट में प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन को वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहते हैं, और उसी वैलेंस इलेक्ट्रॉन का वो इलेक्ट्रॉन जो बॉन्ड फॉर्मेशन या केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है उसे वैलेंसी कहा जाता है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन पे वैलेंसी डिपेंड करता है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन और वैलेंसी के बीच में रिलेशन क्या है, वैलेंसी वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 2 3 4 5 6 7 8। याद करो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन, आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं रह सकता है, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 से लेकर के कहां तक जा सकते हैं, 8 तक। और वैलेंसी 1 2 3 4 3 2 1 और 0, यानी कि जिनके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 6 इलेक्ट्रॉन हैं, तो स्टेबल होने के लिए उसको 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो 2 इलेक्ट्रॉन या तो गेन करेगा या 2 इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग करेगा, वही उसका वैलेंसी कहा जाता है। द वैलेंस इलेक्ट्रॉन विच इन्वॉल्व इन बॉन्ड फॉर्मेशन और द वैलेंस इलेक्ट्रॉन विच पार्टिसिपेट इन केमिकल रिएक्शन इज कॉल्ड वैलेंसी। इसे कंबाइनिंग टेंडेंसी, कंबाइनिंग कैपेसिटी भी कहा जाता है। अब ट्रेंड को देखते हैं, पेरियोडिक ट्रेंड्स में क्या चेंजेज आता है, जो ध्यान से देखना। जैसे फर्स्ट ग्रुप एलिमेंट को ले ले हम लोग, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम 11, पोटेशियम 19, इतने से आइडिया लग जाएगा। हाइड्रोजन का 1, लिथियम का 2 1, सोडियम का 2 8 1, पोटेशियम का 2 8 8 1। ये हो गया। अब जो पूछेंगे वो बताना। टॉप टू बॉटम हम लोग मूव कर रहे हैं, तो बताओ यहां हाइड्रोजन के केस में वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना आएगा, लिथियम में, सोडियम में, पोटेशियम में। कंक्लूजन क्या निकला, एज वी मूव फ्रॉम टॉप टू बॉटम इन ए ग्रुप वैलेंस इलेक्ट्रॉन रिमेन सेम, यानी वैलेंस इलेक्ट्रॉन एक एलिमेंट का जो है वही वहां भी रहेगा, सारे ग्रुप में वही। हैलोजन में देख लो तो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटाइन, सब के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 7 इलेक्ट्रॉन होंगे। जब वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 है, तो अगर हम आपसे वैलेंसी पूछें इसका कि बताओ वैलेंसी कितना होगा, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1, तो वैलेंसी भी कितना होगा, 1 1 1। तो कंक्लूजन ये आया कि टॉप टू बॉटम जाने पर वैलेंस इलेक्ट्रॉन और वैलेंसी हमेशा कांस्टेंट होता है। अब पीरियड में देखते हैं वेरिएशन, कि पीरियड में क्या आता है। लेफ्ट टू राइट जाने पर लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियॉन, ये है सेकेंड पीरियड का एलिमेंट है। एटॉमिक नंबर 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10। इसका कॉन्फ़िगरेशन बताओ, 2 1, इनका 2 2, यहाँ 2 3, यहाँ 2 4, इस जगह 2 5 2 6 2 7 2 8। आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 1 2 3 4 5 6 7 8। तो अब बताओगे इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन, बताओ इनका वैलेंस इलेक्ट्रॉन, यहाँ 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 5 6 7 8। और वैलेंसी अगर देखें हम लोग, वैलेंसी 1 2 3 4 3 2 1 0, ठीक है।
तो क्या दिख रहा है आपको, लेफ्ट टू राइट जाने पर वैलेंस इलेक्ट्रॉन ग्रेजुअली इंक्रीज कर रहा है, बट वैलेंसी फर्स्ट इंक्रीजेस देन डिक्रीजेस, इट इज द पेरियोडिक ट्रेंड। यानी कि टॉप टू बॉटम जाने पर वैलेंस इलेक्ट्रॉन और वैलेंसी सेम, और पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाने वैलेंस इलेक्ट्रॉन बढ़ता है और वैलेंसी पहले बढ़ता है फिर घटता है। क्लियर है, लिखवाते हैं इतना। और स्क्रीन पर आपको सेकेंड टर्म वैलेंस इलेक्ट्रॉन और वैलेंसी के बाद में दिखाई दे रहा है एटॉमिक एंड आयनिक रेडियाई। रेडियाई रेडियस का प्लूरल फॉर्म है, यानी सिंगुलर फॉर्म हो गया रेडियस और प्लूरल फॉर्म को रेडियाई कहते हैं, यानी एक से ज्यादा एटम या आयन के बारे में बात करते हैं। पहला चीज तो क्लियर हो गया कि एटम के केस में एटॉमिक रेडियस और आयन के केस में आयोनिक रेडियस कहा जाएगा। रेडियस कहने का मतलब क्या हुआ, एटम का ये सेंट्रल पार्ट न्यूक्लियस हो गया और इस न्यूक्लियस के चारों तरफ इनफाइनाइट सर्कुलर पाथ होते हैं, लेकिन जब इलेक्ट्रॉन लिखते हैं तो एक लेवल तक इलेक्ट्रॉन फिल करता है ग्राउंड स्टेट में। तो जहां पर इस एटम का लास्ट इलेक्ट्रॉन रहेगा वहां से न्यूक्लियस और इनके बीच के डिस्टेंस को हम लोग एटॉमिक रेडियस करते हैं एटम के केस में, क्योंकि ऑर्बिट तो इनफाइनाइट हो जाएगा, तो इनफाइनाइट हो जाएगा तो इसका लेंथ भी इनफाइनाइट हो जाएगा। लेकिन हम लोग मानेंगे किसको कि ये इसका रेडियस है, तो ग्राउंड स्टेट में जब कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं जैसे सोडियम का लिखे तो 281, तो लास्ट इलेक्ट्रॉन किस ऑर्बिट में इंटर करा है, थर्ड ऑर्बिट में, तो न्यूक्लियस और थर्ड ऑर्बिट के बीच का डिस्टेंस को सोडियम एटम का एटॉमिक रेडियस कहा जाएगा। वही अगर Na+ का कॉन्फ़िगरेशन लिखे तो 28, तो Na+ आयन हो गया, तो न्यूक्लियस और सेकंड ऑर्बिट के बीच के डिस्टेंस को हम लोग सोडियम आयन का रेडियस यानी आयोनिक रेडियस कहें। बोलो ये क्लियर हुआ। अब टॉप टू बॉटम जाने पर या लेफ्ट टू राइट जाने पर क्या चेंजेज होता है उसको फिर से देखते हैं। फर्स्ट ग्रुप में ही एलिमेंट है हाइड्रोजन, लिथियम, फिर सोडियम 11, पोटासियम 19। बताओ हाइड्रोजन का कॉन्फ़िगरेशन 1, तो इसके न्यूक्लियस में यहां पर फर्स्ट ऑर्बिट में एक इलेक्ट्रॉन आ गया। लिथियम का लिखेंगे तो ये इसका न्यूक्लियस हो गया, फर्स्ट ऑर्बिट में कितना इलेक्ट्रॉन 2 और सेकंड ऑर्बिट में 1। सोडियम का कॉन्फ़िगरेशन जैसे हाइड्रोजन का लिखेंगे तो 1, लिथियम का कॉन्फ़िगरेशन क्या आ गया 2 1, तो फर्स्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन और सेकंड में 1। सोडियम का कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो 2 8 1, ये इसका न्यूक्लियस हो गया जो पॉजिटिवली चार्ज है, फर्स्ट ऑर्बिट, सेकंड ऑर्बिट, थर्ड ऑर्बिट। फर्स्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन, सेकंड में 1 2 3 4 5 6 7 8 और यहाँ 1। पोटासियम का कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो 2 8 8 1, ये इसका न्यूक्लियस हो गया, फर्स्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन, सेकंड ऑर्बिट में 2 3 4 5 6 7 8, थर्ड ऑर्बिट में 1 2 3 4 5 6 7 8 और फोर्थ ऑर्बिट में 1 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब आपके लेवल का नहीं 3-4 क्लास का कोई बच्चा है और उसको भी बुलाएंगे और पूछेंगे बताओ तो ऊपर से नीचे जा रहे हैं तो साइज बड़ा हो रहा है कि छोटा हो रहा है, तो वो भी देख करके बता देगा कि बड़ा हो रहा है। अब उससे पूछेंगे कि कैसे बताए कि बड़ा हो रहा है, तो बताएगा कि इसमें आपने सर्किल बनाया है, उस सर्किल का नंबर जैसे जैसे नीचे की तरफ में जा रहे हैं वो बढ़ता क्या जा रहा है, चला जा रहा है, इंक्रीज कर रहा है। उसी सर्किल को आपके लेवल में सेल कहा जाता है। बस इतना बात, यानी आपको सेल बताना है और नीचे क्लास का 3-4 क्लास का बच्चा जो सर्किल बताएगा कि आप सर्किल का नंबर बढ़ा रहे हैं तो साइज बढ़ रहा है। तो ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप, किसी भी ग्रुप में टॉप टू बॉटम अगर मूव करते हैं तो द नंबर ऑफ सेल ग्रेजुअली इंक्रीजेज एंड देयरफॉर एटॉमिक एंड आयनिक रेडियस ग्रेजुअली इंक्रीजेज। लेकिन वही अगर हम लोग पीरियड की बात करते हैं, यहाँ लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, यहीं से डेवलप हो जाएगा कंसेप्ट। इनका 3 कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे क्या आएगा 2 1, बेरिलियम का 4 कॉन्फ़िगरेशन 2 2, बोरॉन का एटॉमिक नंबर 5 कॉन्फ़िगरेशन 2 3, कार्बन का 6 कॉन्फ़िगरेशन 2 4, नाइट्रोजन का 7 2 5, ऑक्सीजन का 8 2 6। अब देखो यहीं पर कॉन्फ़िगरेशन से भी आइडिया लग रहा था कि इसके कॉन्फ़िगरेशन में सिर्फ एक सेल है, इसमें कितना है 2, इसमें 3 और इसमें 4। लेकिन अगर इसमें देखा जाए
तो इसमें नंबर ऑफ सेल क्या है, सेम सेम दिख रहा है। तो पहले अटेम्प्ट में तो आइडिया लग रहा है कि लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं तो नंबर ऑफ सेल सेम है, इसलिए एटम का साइज भी सेम होगा। लेकिन एक चेंजेज आ रहा होता है। क्या चेंजेज आ रहा होता है? जैसे जैसे हम लोग लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है। तो एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है तो प्रोटॉन का नंबर न्यूक्लियस में और इलेक्ट्रॉन का नंबर आउटर मोस्ट ऑर्बिट में ये बढ़ेगा। अब आप ऐसे इमेजिन करो कि ये एक मैग्नेट है और ये आयरन नेल है, तो इतने ही डिस्टेंस पर है, अट्रैक्टिव फोर्स लगेगा। अब क्या किए, इसी जगह पर एक और मैग्नेट को डाल दिए और यहां पर भी आयरन नेल है। तो बताओ, तो पहले वाले कंडीशन में ज्यादा अट्रैक्शन होगा कि दूसरे वाले में? तो जैसे जैसे आप मैग्नेट बढ़ाते जा रहे हैं इसका मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रांग होता चला जा रहा है। तो वैसे ही न्यूक्लियस में जैसे जैसे प्रोटॉन का नंबर बढ़ना शुरू होगा वो न्यूक्लियस का पावर, न्यूक्लियर चार्ज का वैल्यू बढ़ने लगेगा। और ये न्यूक्लियर चार्ज का वैल्यू बढ़ेगा तो आउटर मोस्ट ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, अपनी तरफ में खींचेगा। और जब खिंचाव बढ़ेगा तो आप इमेजिन करो तो कि साइज बड़ा होगा या छोटा होगा? छोटा होगा, ठीक है। तो ये न्यूक्लियर चार्ज की वजह से लेफ्ट टू राइट जाने पर नंबर ऑफ सेल सेम है, लेकिन न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है और उस न्यूक्लियर चार्ज के बढ़ने की वजह से इनका वैल्यू घटता है। अब न्यूक्लियर चार्ज कैलकुलेट करेंगे हम लोग, ये इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज हम लोग कैलकुलेट करेंगे अगले क्लास में, और सब का वैल्यू निकालेंगे कि इसका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या है, इसका क्या है, इसका क्या है। इफेक्टिव में थोड़ा सा फर्क भी पड़ता है, अभी जो कुछ बताएंगे दिमाग के ऊपर से जाएगा, इसलिए उसको अगले क्लास के लिए रखते हैं कि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या है। लेकिन इतना मैग्नेट डाल करके बताया तो ये तो समझ में आ गया होगा कि प्रोटॉन बढ़ रहा है तो इसका पॉजिटिव फील्ड बढ़ेगा, तो इलेक्ट्रॉन जो निगेटिव है तो इनके बीच में इंटरैक्शन वैल्यू क्या होगा, बढ़ेगा। और जब बढ़ेगा इंटरैक्शन तो और नजदीक आने लगेगा तो साइज क्या होगा, डिक्रीज करेगा। क्लियर है? इसके बाद का जितना सारा प्रॉपर्टीज है वो सब का सब एटम के साइज पर ही डिपेंड करता है। जैसे इसके बाद का प्रॉपर्टीज है आयोनाइजेशन इंथैल्पी, थोड़ा सा सुन लो। आयोनाइजेशन इंथैल्पी कहा जाता है किसी एटम के आउटर मोस्ट ऑर्बिट से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए जितना आप एनर्जी देते हैं उसे आयोनाइजेशन इंथैल्पी कहा जाता है। अब कितना ज्यादा एनर्जी देना पड़ेगा या कम, यह डिपेंड करता है न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच में कितना इंटरैक्शन है। अगर स्ट्रॉन्ग इंटरैक्शन है तो ज्यादा एनर्जी देना पड़ेगा, और अगर वीक इंटरैक्शन है तो कम एनर्जी देना पड़ेगा। अब हम आपसे पूछते हैं, आप बताओ कि अगर न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच का डिस्टेंस बढ़ रहा है तो इनका अट्रैक्टिव फोर्स बढ़ेगा या घटेगा? घटेगा। जितना नजदीक रहेगा न्यूक्लियस का अट्रैक्टिव फोर्स उतना ही ज्यादा, उतना ही ज्यादा। तो जितना ज्यादा अट्रैक्टिव फोर्स तो इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए आपको ज्यादा एनर्जी देना पड़ेगा। अब यहां पर आ जाए अगर हम लोग इस जगह पर, तो देखो तो यहां आउटर मोस्ट ऑर्बिट है, ये न्यूक्लियस है, और यहां आउटर मोस्ट ऑर्बिट है और ये न्यूक्लियस है। एक हाइड्रोजन ले लिया और दूसरा पोटेशियम ले लिया। कहां पर न्यूक्लियस और आउटर मोस्ट ऑर्बिट के बीच में ज्यादा डिस्टेंस है? पोटेशियम में, पोटेशियम में ज्यादा डिस्टेंस है इनके बीच में। कहां ज्यादा इंटरैक्शन है? हाइड्रोजन के केस में, ऊपर वाले में। कहां ज्यादा एनर्जी देना पड़ेगा? हाइड्रोजन वाले में, क्योंकि ये ज्यादा नजदीक में है, ज्यादा इंटरैक्शन है तो ज्यादा खर्च करना पड़ेगा। तो ट्रेंड क्या बन गया, टॉप टू बॉटम जाने पर एटम का साइज इंक्रीज कर रहा है, इसलिए आयोनाइजेशन एंथैल्पी का वैल्यू डिक्रीज करेगा, कम होगा। वहीं पीरियड में जब लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो एटम का साइज छोटा हो रहा है तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी का वैल्यू इंक्रीज करेगा यानी बढ़ेगा। तो ट्रेंड यहां पर आयोनाइजेशन एंथैल्पी का आया। साइज का ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, साइज का इनवर्सली प्रोपोर्शनल, यानी कि साइज अगर इंक्रीज करेगा तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीज करेगा। टॉप टू बॉटम अगर ग्रुप में हम लोग बात करते हैं तो इनका वैल्यू, साइज बढ़ता है इसलिए इनका वैल्यू क्या होगा, डिक्रीज करेगा। और पीरियड में जब हम लोग लेफ्ट टू राइट कंसीडर करते हैं तो एटम का साइज डिक्रीज कर रहा है इसलिए इनका वैल्यू क्या होगा, इंक्रीज करेगा। ठीक है, लिखो एंथैल्पी और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या है। आयोनाइजेशन एंथैल्पी का ठीक उल्टा, जैसे अगर एटम का ये सेंट्रल पार्ट है न्यूक्लियस, इसके चारों तरफ में सर्कुलर पाथ है जिन्हें ऑर्बिट कहा गया, और यहां पर ये एक इलेक्ट्रॉन है। कहता है कि अगर आप अपनी तरफ से एनर्जी देंगे तो ये इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा।
तो डिफिनेशन क्या आया? द अमाउंट ऑफ एनर्जी दैट वी सप्लाई टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड आयोनाइजेशन एनर्जी और आयोनाइजेशन एंथैल्पी। इसी का ठीक उल्टा, एटम का ये सेंट्रल पार्ट है न्यूक्लियस, और इस न्यूक्लियस के चारों तरफ में सर्कुलर पाथ है। अब बाहर से अगर कोई इलेक्ट्रॉन को आप अंदर डाल रहे हैं, यहां अंदर डाल रहे हैं बाहर से, तो देखो यहां से जब एनर्जी दिए तो इलेक्ट्रॉन बाहर हो गया, तो जब इलेक्ट्रॉन को आप अंदर डालेंगे तो यहां से एनर्जी क्या निकलेगा? बाहर। तो ये जो एनर्जी बाहर निकलता है इसी को इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी या इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कहा जाता है। मार्केट में अगर आप जाते हैं सामान खरीदने के लिए तो आपको पैसा देना पड़ता है, लेकिन मार्केट में जाकर अगर आप सामान बेचेंगे तो आपको पैसा क्या होगा? मिलेगा। तो इलेक्ट्रॉन को निकालना है तो आपको एनर्जी देना पड़ेगा, और जब इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे तो एनर्जी रिलीज होगा। तो एनर्जी रिलीज होता है उसको इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, और जो इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए आप देते हैं उसे आयोनाइजेशन एंथैल्पी। समझ में आया? दोनों का ट्रेंड सेम ही है। टॉप टू बॉटम जाने पर दोनों का वैल्यू डिक्रीज करता है, और लेफ्ट टू राइट जाने पर दोनों का वैल्यू इंक्रीज करता है। एक खास जो बात यह है कि टॉप टू बॉटम जाने पर जब वैल्यू डिक्रीज करता है तो हैलोजन में फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन ये हैं, तो सबसे ज़्यादा किनका होना चाहिए था? फ्लोरीन का। लेकिन एक्सेप्शनली फ्लोरीन से भी ज़्यादा किसका हो जाता है? क्लोरीन का। अब ये ऐसा क्यों होता है? एक अलग से टॉपिक ही लिखवाएं, एक्सेप्शनल कंडीशन, उस वक्त में डिस्कस करेंगे कि इनका घट क्यों गया और इनका बढ़ क्यों गया। और भी बहुत सारे आयोनाइजेशन एंथैल्पी में भी एक्सेप्शन आएगा, वो सारे एक्सेप्शन को एक जगह पे। अभी सिर्फ हम लोग क्या डिस्कस करें? जनरल ट्रेंड को। इसके बाद का टॉपिक है, सुन लो फिर सब लिखवा देंगे एक बार, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी। जैसे अगर मान लिया ए और बी है, ये भी अपना एक इलेक्ट्रॉन दिया शेयरिंग में, बी भी अपना एक इलेक्ट्रॉन दिया शेयरिंग में, तो इस शेयरिंग पर दोनों का बराबर का अधिकार है। लेकिन चूंकि दोनों अलग अलग एलिमेंट के एटम हैं तो दोनों में इलेक्ट्रॉन के खींचने की टेंडेंसी अलग अलग होगी। ए को इस पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन खींचने का जो टेंडेंसी कहा जाएगा वो ए का इलेक्ट्रोनिगेटिविटी होगा, और बी का जो टेंडेंसी होगा इलेक्ट्रॉन खींचने का वो बी का कहा जाएगा। यानी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का डिफिनेशन आया, द टेंडेंसी ऑफ एन एटम टू अट्रैक्ट द शेयर्ड इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स इटसेल्फ। यानी शेयर्ड इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचने का जो टेंडेंसी होता है उसे उसका इलेक्ट्रोनिगेटिविटी कहा जाता है। जनरल बोलचाल की भाषा में भी कहते हैं कि दो लोग आपस में मिल करके कोई बिजनेस स्टार्ट किए तो देखते हैं कि कोई एक पार्टनर जो है ज़्यादा इफेक्टिव हो जाता है, लोग उसको ज़्यादा जानते हैं उस बिजनेस से रिलेट करके, तो कहा जाता है कि इसका इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज़्यादा है, वो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच लिया। यानी कि जो ऑनरशिप का है वो लगेगा कि पोटेंशियल इसके तरफ में ज़्यादा है, जबकि दोनों का क्या होना चाहिए था? बराबर का। तो ये इसलिए हुआ क्योंकि दोनों का नेचर अलग अलग है। तो बिजनेस किया जाता है तो हमेशा समान नेचर वाले में, अगर दोनों का दोनों बेवकूफ़ टाइप का रहा तो भी जो न्यूट्रल रहेगा, दोनों का दोनों अगर चंट टाइप का है तो भी न्यूट्रल रहेगा, क्योंकि दोनों जो है बराबर अपनी तरफ में खिंचाव करेगा। लेकिन एक बेचारा शरीफ है और दूसरा जो है वो थोड़ा ज़्यादा चतुर टाइप का है, तो अब उनके बीच में क्या डेवलप करेगा? पोलैरिटी डेवलप करेगा। तो उसी तरीके से यहाँ ए और बी में तो इस शेयर्ड इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचने की टेंडेंसी को करते हैं। ये भी वही ट्रेंड, यानी कि टॉप टू बॉटम जाने पर ये वैल्यू डिक्रीज करता है और लेफ्ट टू राइट जाने पर इंक्रीज करता है। पूरे पीरियोडिक टेबल में सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिविटी फ्लोरीन का आता है, दूसरे नंबर पर ऑक्सीजन और तीसरे नंबर पर नाइट्रोजन। और इन सब का जरूरत पड़ने वाला है हम लोग केमिकल बॉन्डिंग जब पढ़ेंगे तब। इसके बाद का है मेटेलिक कैरेक्टर। मेटल कहते किसे हैं? वैसे एलिमेंट जिसके एटम में इलेक्ट्रॉन लूज करने का टेंडेंसी हो उसे मेटल कहते हैं। टॉप टू बॉटम जाने पर आयोनाइजेशन एंथैल्पी का वैल्यू कम होता है, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन आसानी से बाहर निकल सकता है। तो ऊपर से नीचे जाने पर मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज करेगा और लेफ्ट टू राइट जाने पर डिक्रीज करेगा। इसलिए देखोगे तो राइट साइड में नॉन मेटेलिक एलिमेंट हैं और लेफ्ट साइड में मेटेलिक हैं। तो मेटल में इलेक्ट्रॉन लूज करने का टेंडेंसी होता है और वहीं नॉन मेटल के केस में इलेक्ट्रॉन गेन करने का टेंडेंसी होता है, वो इलेक्ट्रॉन लेना चाहता है। दोनों का ट्रेंड उलट जाएगा। मेटेलिक कैरेक्टर टॉप टू बॉटम जाने पर इंक्रीज करता है, नॉन मेटेलिक डिक्रीज करेगा, क्योंकि दोनों अपोजिट प्रॉपर्टीज हैं एक दूसरे के अगेंस्ट में। मेटेलिक कैरेक्टर लेफ्ट टू राइट जाने पर डिक्रीज करेगा, तो नॉन मेटेलिक कैरेक्टर लेफ्ट टू राइट जाने पर इंक्रीज करता है। अब अभी तक जितना हम लोग पढ़े
उसी को यहाँ पर समराइज पार्ट में लिखा हुआ है, जितना बात बताए हैं वो डिफिनेशन आप याद रखिए। और यहाँ ध्यान से देखो, देखो यहाँ पर टर्म्स में एटॉमिक रेडियस, एटॉमिक रेडियस याद करो, न्यूक्लियस और आउटर मोस्ट ऑर्बिट के बीच का डिस्टेंस। टॉप टू बॉटम जाने पर एटम का साइज क्या हो रहा था, बढ़ रहा था, और लेफ्ट टू राइट जाने पर घट रहा था। तो देखो यहाँ इन ग्रुप इट इंक्रीजेस एंड इन पीरियड इट डिक्रीजेस। आयोनिक रेडियस सेम ट्रेंड, एटम के लिए एटॉमिक रेडियस और आयन के लिए आयोनिक रेडियस। वैलेंस इलेक्ट्रॉन ये ग्रुप में जाने पर क्या होता है, कांस्टेंट, और पीरियड में इंक्रीज करता है। वैलेंसी ग्रुप में कांस्टेंट, लेकिन पीरियड में फर्स्ट इंक्रीजेस देन डिक्रीजेस। आयोनाइजेशन इंथैल्पी ये अभी हम लोग डिस्कस किए। ये देख रहे हो सब जो करीब करीब एक ही जैसा है। ये एक पार्ट अलग आ रहा है, कौन सा, मेटेलिक कैरेक्टर। सब डिक्रीजेस डिक्रीजेस डिक्रीजेस, ये इंक्रीज कर रहा है और ये डिक्रीज कर रहा है। ये ट्रेंड याद रहेगा तो बाकी आसान हो जाएगा। अब लिखिए बाकी का जो पार्ट रह गया उसको लिखवा देते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, अगर किस तरह का समझने में कोई दिक्कत है तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे उसे रिप्लाई करने के लिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।